लगातार जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन यही काम आपके नीचे के जो पदाधिकारी है वो उसको फॉलो नहीं करते। क्यों? कहीं वो कम्युनिकेशन गैप तो नहीं? प्रतिदिन हम कम से कम 20 से 25 गंभीर कांडों में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कर पा रहे हैं न्यायालय से। पछतावा कभी होता है? कभी कोई अपराधी छूट गया तो आपको वो पछतावा होता है? मतलब जब आपको लगता है कि आपके प्रशासनिक डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने त्रुटियां की है, तब आप निलंबित करते हैं, उस त्रुटियों को आप कैसे चेंज करेंगे? निलंबित करना एक समस्या का समाधान हो सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। कोई एविडेंस देना नहीं चाहता है, कोई गवाह बनना नहीं चाहता है। डीजीपी बिहार विनय कुमार जी, आप कितने घंटे सोते हैं? बहुत लोगों का कहना है कि दारू बालू इन सबों से थाना प्रभारी को फुर्सत नहीं मिलता। विनय कुमार जी को गुस्सा आता है क्या? मेरी नज़र में अगर कोई ऐसे केस हैं जो फर्जी है, अगर मैं आपको संज्ञान में दूं तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? आपके फिटनेस का राज क्या है? रात्रि में मैं कॉल उठाता हूँ। आप फोन उठा लेते हैं? यस। कितने भी नींद में रहोगे आप फोन तो उठा लोगे? एकदम उठा लेते हैं। मैं चेक करूंगी। किराए पे थाना चल रहा है तो ये भी एक विडंबना है। यदि सही तरीके से मेहनत करेंगे बच्चे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और अभी तक आपने खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया है, लेकिन आप अब सीधे कहीं ना कहीं जनता दरबार में बैठने जाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। बिहार पुलिस लगातार हत्या के कांडों में कमी ला रही है, लेकिन हत्या के कांड घटित हो रहे हैं। भूमि विवाद में और भी तनाव उत्पन्न हो गया है। आप मानते हैं कि भूमि विवाद के कारण जो हत्याएं हो रही है ये एक कैंसर का रूप ले रहा है, इस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे? बहुत सारे ऐसे मामले हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैं थाना जब मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, हमारा कंप्लेंट दर्ज नहीं कराया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों को आप किस तरीके से देखते हैं? आज हम उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वो आप बखूबी जानते हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार उस वक्त के वो अधिकारी हैं और अपराधियों के लिए खौफ माने जाते हैं और बड़ी चुनौती है इनके ऊपर। 24 से दिसंबर जब से इन्होंने बिहार का कमान अपने कंधों पे लिया है, कई जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई हैं। हमारे साथ हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे देशवा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज बिहार की जो हालात है और जब से आपने जिम्मेदारी निभाई है और अपने कंधों पे लिया है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ये बिहार में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण हमेशा से एक चुनौती रही है। जनसंख्या का घनत्व यहाँ काफ़ी अधिक है। हाल के वर्षों में नक्सल गतिविधि में काफ़ी कमी आई है। राज्य सरकार के द्वारा जो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं उसके कारण बिहार राज्य नक्सल हिंसा से जो अति ग्रसित था वो लगभग पूर्ण रूप से नक्सल हिंसा का यहाँ से उन्मूलन हो गया है। एक भी हिंसक नक्सल घटनाएं नहीं घटी हैं, जबकि आज से यदि 15-20 साल पूर्व का भी यदि हम देखें तो 500 से अधिक घटनाएं होती थी। हिंसा में काफ़ी पुलिसकर्मी मारे जाते थे, सिविलियन कैजुअलिटी भी होती थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने नक्सल हिंसा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिहार पुलिस के सामने, राज्य सरकार के सामने, उस पर हम लोगों ने नियंत्रण पाया है। इसके अलावे जो दूसरा चुनौती हम लोगों के पास था वो था फिरौती के लिए अपहरण। इस पर भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। जो काफ़ी चर्चित फिरौती के लिए अपहरण कांड हुआ करते थे, कभी किसी चर्चित चिकित्सक का अपहरण हो जाता था, कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन का अपहरण हो जाता था, कभी बच्चों का अपहरण हो जाता था। काफ़ी संख्या में अपहरण के कांड प्रतिवेदित होते थे और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती थी।
तो इस क्षेत्र में भी हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई है और हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से नियंत्रित है। 500 से 1000 के बीच में जो केस होता था वो अभी डबल डिजिट में 30 से 35 केसेस हो रही, वो भी ये कोई बहुत चर्चित नहीं घटनाएं हो रही जो फिरौती के लिए अपहरण घटनाएं हो रही। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 1 घंटे के अंदर मोकामा में अपहरण 2 दिन पहले हुआ था, 1 घंटे के अंदर मोकामा के एसडीपीओ ने बरामद कर लिया और 1 दर्जन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण पे भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। पूर्व में हमारा राज्य रोड डकैती, रोड लूट, गृह डकैती वगैरह से भी काफ़ी प्रभावित था। बिल्कुल। करीब 2-3 दशक पहले जो बसें चलती थी उनमें बसों में काफ़ी डकैतियाँ हो जाती थी, गृह डकैती बहुत होती थी, घरों में डकैती पूरा होता था। तो डकैती और लूट में भी हम लोगों ने नियंत्रण पाया है। एक अपराध है, हत्या का अपराध है जी। हत्या के अपराध को भी नियंत्रित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, पूर्व में भी किए गए हैं। हत्या के अपराध को हम लोगों ने काफ़ी घटाया है, लेकिन घटाने से समाज में संतुष्टि नहीं होगी, हमारी भी संतुष्टि नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 4000 के बदले 3000 हत्या अच्छा है, 4000 के बदले 2000 हत्याएं ठीक हैं। तकलीफ होती है जब एक ऐसे हत्या का कांड महत्वपूर्ण है, हमारे लिए चुनौती है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी आए। और बिहार पुलिस, आप देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार पुलिस लगातार हत्या के कांडों में कमी ला रही है, लेकिन हत्या के कांड घटित हो रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको उद्भेदित करें, उनको सलाखों के पीछे डालें, उनका स्पीडी ट्रायल चलाएं, उनको सज़ा दिलवाएं, ताकि फर्दर हत्या के कांडों में कमी आए। और जो हत्या के कारण हैं उन कारण को भी एड्रेस करने के लिए पुलिस की ओर से हम कदम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में हत्याएं 60 से 70% भूमि विवाद के कारण होती हैं और अभी भू सर्वेक्षण का कार्य 1 साल से चल रहा है, तो भू विवाद और भी थोड़ा सा प्रखर ढंग से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आया है। इसके कारण भूमि विवाद में और भी तनाव उत्पन्न हो गया है। आप मानते हैं कि भूमि विवाद के कारण जो हत्याएं हो रही है ये एक कैंसर का रूप ले रहा है, इस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे और इस पर लगाम लगाने के लिए जो आपके द्वारा निर्धारित की जा रही है, चूँकि आप बिहार के डीजीपी हैं और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कंधों पे भार होता है तो वो डीजीपी महोदय के पास होता है। तो डीजीपी साहब अपने थाना के बहुत सारे ऐसे मामले हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैं थाना जब मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, हमारा कंप्लेन दर्ज नहीं कराया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों को आप किस तरीके से देखते हैं? कंप्लेंट कई तरह के होते हैं। जैसे भूमि विवाद से संबंधित कंप्लेंट्स को भी हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारी ज्वाइंट रूप से एड्रेस करते हैं भूमि विवाद के मामलों को और संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका निराकरण हो। लेकिन भूमि विवाद एक ऐसा मसला है जो रेवेन्यू कोर्ट्स अलग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, न्यायालय है, सिविल कोर्ट्स हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। और पुलिस को भूमि विवाद में कोई आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। पुलिस के पास भूमि विवाद से संबंधित किसी प्रकार के रिकॉर्ड नहीं रहते हैं। पुलिस सहयोग करती है राजस्व प्रशासन को कि किसी तरह का वायलेंस नहीं हो, वायलेंस ना हो, इसके कारण पुलिस की जिम्मेवारी है। भूमि विवाद के मामलों का निराकरण एक अलग पूरा एक व्यवस्था है, राजस्व न्यायालयों का एक पूरा हायरार्की है जो एड्रेस करती है। राजस्व न्यायालय के बाद फिर सिविल कोर्ट्स हैं, टाइटल सूट्स होते हैं, वहाँ पे निर्णय होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग भूमि विवाद के निराकरण के लिए नहीं कर सकते। जैसे अभी कल एक काफ़ी गंभीर घटना रोहतास में हुई, दिनारा था में हुई।
दिनारा में एक 150 एकड़ के लगभग ज़मीन का विवाद है। एक समय उस ज़मीन को सीलिंग के तहत सरप्लस घोषित किया गया था। बाद में उस सरप्लस ज़मीन के पर्चे दे दिए गए थे लोगों को, जो पर्चे अभी भी उनके साथ बने हुए हैं। फिर न्यायालय के द्वारा उसमें भूधारी जो भूस्वामी थे उनके पक्ष में निर्णय दे दिया गया। अब भूस्वामी वहाँ पे अपना पोजीशन करके और खेती करना चाहते हैं, तो पर्चाधारी भी वहाँ पर विवाद कर रहे हैं। तो दोनों ही पक्षों के बीच में वहाँ टेंशन चल रहा है। पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, हर प्रकार की जो पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई है। लेकिन अब ये इतना जटिल मामला है इसमें कि इसमें पुलिस नहीं सब कुछ कर सकती है। पुलिस वायलेंस कंट्रोल करने का प्रयास करती है, लेकिन विवाद का निराकरण अन्य विभागों के पास, न्यायालयों के पास है, जिस पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, किसी प्रकार का नियंत्रण। जब से आप डीजीपी का पदभार संभाले हैं, मैं देख रही हूँ कि आप जनता दरबार लगा रहे हैं कंटिन्यू, और आप व्यस्त रहते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है जिस समय आप अभी तक आपने खाना भी नहीं खाया है, मुझे पता है, तो लोग कहते हैं कि डीजीपी महोदय क्या करते हैं। तो आज हम आपको डीजीपी महोदय की दिल की बात बताने जा रहे हैं। तो अभी तक आज करीब करीब 2:30 बज रहे होंगे और अभी तक आपने खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया है, लेकिन आप अब सीधे कहीं ना कहीं जनता दरबार में बैठने जाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। ये आपकी पहल जिस तरीके से आप करते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपके दरवाजे लोग आते हैं याचक बनकर, उनकी जो समस्या है वो सॉल्व होती है? जनता दरबार एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है जन शिकायतों को एड्रेस करने का, और मैंने इसको पूर्व में भी अपनाया है, अभी भी मैंने अपनाया है। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी मैं अच्छा खासा समय इस पर व्यतीत करता हूँ। करीब किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे भी कभी कभी लगते हैं, कभी 1-1.5 घंटे में भी कम यदि फरियादी रहते हैं तो हम एड्रेस कर लेते हैं। इससे हमें भी फ़ायदा है और जो फरियादी आते हैं उनको भी फ़ायदा है। उनको ये फ़ायदा है कि वो दिन भर आते हैं, अपना आवेदन समर्पित करते हैं। जो हमारे पदाधिकारी हैं सेल में, वो उनकी शिकायतों के संबंध में क्षेत्र से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके एक अलग से सीट बना करके उस पर लिखते हैं। उसके बाद जब मैं वहाँ पे जाता हूँ 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो पूरी जानकारियाँ उस पर लिखी रहती हैं। उसके बाद फिर मैं फ़ोन लगा करके भी जो भी संबंधित अधिकारी रहते हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी रहते हैं, उनको भी निर्देशित करते हैं और इस पे कार्रवाइयाँ होती है। इससे हमें फ़ायदा ये है कि हमें क्षेत्र में क्या हो रही है, फील्ड में क्या हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इस माध्यम से लगता है कि हमें कम से कम 100 से अधिक एसएचओ निलंबित हुए होंगे। मतलब आपने कार्रवाई करी है? करीब हमें लगता है कि आधा दर्जन डीएसपी पे कार्रवाई हुई है, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन जनता दरबार के माध्यम से ही मिला। मतलब जब आपको लगता है कि आपके प्रशासनिक डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने त्रुटियां की है, तब आप निलंबित करते हैं? यस, तो ये जानकारी हमें मिलती है जनता दरबार। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रक्सौल में एक मामला था जिसमें इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष के स्तर से, डीएसपी के स्तर से लापरवाही बढ़ती जा रही थी। आवेदक हमारे जनता दरबार में आए, मैंने जांच के आदेश दिए, उसमें इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए और हाल में डीएसपी भी सस्पेंड हो गए हैं उस कार्रवाई में। इसी प्रकार कई सारे ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जिसमें यदि हमें लगता है कि बड़े गंभीर मामला है और पुलिस के स्तर से इसमें गंभीर लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो उसमें हम जांच कराते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है कि जनता सीधे हमारे सामने में आकर के बताती है, और हमें जब एहसास होता है कि इसमें गड़बड़ी हो रही है तो हम जाँच के आदेश देते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। तो इससे हमारे जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो भी काफ़ी सजग हैं कि यदि जनता दरबार में ये मामला चला जाएगा तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, तो वो भी अच्छे ढंग से अपने कार्य निष्पादित करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ा है और बहुत सारे लोग आते हैं जिनका निराकरण भी हो रहा है, अंतिम रूप से उनके मामले की सुनवाई हो रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि आपके पास आने के बाद आपको महसूस होता है कि यहाँ त्रुटियाँ पाई गई हैं
और थाना अध्यक्ष हो या डीएसपी के थ्रू ऐसा कुछ किया गया है, आप निलंबित करते हैं। लेकिन कई मामले हम भी देखते हैं कि कुछ ऐसे मामले जहां गलत एफआईआर दर्ज हो जाती है और फिर पुलिस भी कहीं ना कहीं, उनका भी एक रूल होता है, तो उस त्रुटियों को आप कैसे चेंज करेंगे? निलंबित करना एक समस्या का समाधान हो सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ऐसे पदाधिकारी को जो थाना अध्यक्ष है, जिसके संलिप्तता, मैं सबके बारे में नहीं कह रही, लेकिन कुछ ऐसे थाना प्रभारी हैं जिसकी संलिप्तता होती है, हाँ, अपराध को जन्म देने में भी उनका सहयोग होता है। तो ऐसे मामलों पर आप कब तक सिर्फ निलंबन ही एक माध्यम हो और फिर कोई ऐसी कार्रवाई जो वो फिर दोबारा इस तरीके की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे? सिर्फ निलंबन ही नहीं होता है, बल्कि जब उस आवेदन की जांच की जाती है रेंज डीआईजी, रेंज आईजी, एसपी के द्वारा, तो जो उसमें त्रुटियां रहती है अनुसंधान में, उस पर भी पूरा सम्यक रूप से विचार होता है। जैसे केस में किसी निर्दोष आदमी को फंसा दिया जी, या दोषी को छोड़ दिया, इस तरह की भी शिकायतें आती हैं। एफआईआर नहीं दर्ज करने की शिकायत, जैसे रक्सौल वाले में था कि जो व्यक्ति था उसका एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा था और जो दूसरा पक्ष था उसका एफआईआर दर्ज हो गया था, जिसका एफआईआर लगभग बन भी नहीं रहा था। तो इस तरह में उनका एफआईआर दर्ज कराया गया, दूसरे वाले एफआईआर पे पर्यवेक्षण करा करके उस पर यथोचित निर्णय, यदि केस फॉल्स है तो फॉल्स करने का निर्देश दिया जाता है। तो जांच के दौरान जो सही है, साक्ष्य के आधार पे जो सही है, वही कार्रवाइयाँ होती है, और जो त्रुटि करते हैं उसके लिए कार्रवाई होती है। तो निलंबन एक मतलब बाई प्रोडक्ट है। हमारा इंटेंशन रहता है कि जो त्रुटियाँ हुई है उसको सही किया जाए। क्या आप रात में कभी निरीक्षण करने गए हैं थानों में, या कभी देखा है कि थानेदार क्या कर रहे हैं, या ऐसे कभी चीज़ों को संरक्षण कैसे वो देते हैं, क्या थाने में का क्या रोल है? कभी कभी हम देखते हैं कि थाना भी भाड़े पे चलता हुआ दिखाई देता है कि नहीं भाई, किराए पे थाना चल रहा है, तो ये भी एक विडंबना है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किराए पे चलने वाले थानों की संख्या अब नगण्य है। पिछले रामकृष्ण नगर कोई रामकृष्ण नगर वो आज भी कहीं ना कहीं किराए पे रामकृष्ण नगर थाना बन रहा है, निर्माणाधीन है जी। रामकृष्ण नगर थाना निर्माणाधीन है, बाईपास थाना निर्माणाधीन है। राज्य सरकार के स्तर से युद्ध स्तर पर जो भूमिहीन एवं भवनहीन थाने थे उनके लिए जमीन की व्यवस्था की गई है, और थाने की स्वीकृति हुई है, भवन की स्वीकृति हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद, मैंने पिछले करीब 20 वर्षों में, आज के डेट में हमारे पास करीब 1300 थाने हैं। 1300 में से करीब करीब 1000 थानों का, नए थाने भवनों का निर्माण पिछले 15-20 वर्षों में किया गया है। जिसके पास ज़मीन नहीं था, जो किराए पे चल रहे थे, जैसे पटना में ही आप देखेंगे तो बहुत सारे थाना भवनों का निर्माण, आप यदि पटना में ही देखेंगे, घोसवरी से स्टार्ट करें, घोसवरी थाना निर्माण हो रहा है। बेलछी थाना भवन, जो बड़ी चर्चित बेलछी जगह है, वहाँ का थाना बन गया है। बाढ़ का थाना, मोकामा का थाना बन गया है, समयागढ़ का थाना बन गया। सिर्फ पटना का ही यदि आप उधर का एरिया, पूर्वी एरिया को देखेंगे, तो एक एक थाने जो भाड़े पे चलते थे, जो किराए पे चलते थे, जो सामुदायिक भवन में चलते थे, उन सभी का निर्माण हो गया है। रूपसपुर थाना का 5 मंजिला भवन बन गया है। मैं CMD था 3 साल पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में, तो उसके दौरान करीब 550 थाना भवनों के लिए ज़मीन की व्यवस्था और उसके लिए भवन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, और लगातार थाना भवनों का निर्माण हो रहा है। पटना में आप देखेंगे पत्रकार नगर थाना, गांधी मैदान थाना में लिफ्ट भी है, 4 मंजिला 5 मंजिला थाना है। अभी जो ट्रैफिक थाना गांधी मैदान में था उसका भी निर्माण हो रहा है। सगुना मोड़ ट्रैफिक थाना का निर्माण पूर्ण हो गया है। भारी संख्या में, मतलब हम कहेंगे कि कहीं कहीं पे कुछ भूमि विवाद हो जाता है, जैसे रामकृष्ण नगर कहेंगे, बहुत सख्त वो इलाका है। तो रामकृष्ण, तो कहीं कहीं पे होता है कि जब हमें भूमि मिलती है
तो वो उसी में किसी न किसी प्रकार का विवाद आ जाता मतलब है, आपको भी कोर्ट केस विवाद हो का जाता सामना है। करना पड़ता है। यस, जितने सारे थाने बन रहे हैं तो जो जमीन मिलता है हमें, जी ज़्यादातर सरकारी जमीन रहता है, कहीं कहीं भूमि का लैंड एक्विजिशन होता है। जी तो जैसे मराची थाना है, मराची थाना के लिए हम लोग काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भूमि विवाद के कारण वो नहीं बन पा रहा है। कई बार लोग कोर्ट में चले जाते हैं, रोक लग जाता है वहाँ पे। तो इसके कारण ही जो आप थाने देख रहे हैं, जिनका निर्माण चंद है, मुट्ठी पे उंगली पे गिनने के लायक हैं, डबल डिजिट में है पूरे बिहार राज्य में उन थानों की संख्या जिसके भवन आइदर बने नहीं है और नहीं तो निर्माणाधीन नहीं है। तो उसको छोड़ करके राज्य सरकार के स्तर से लगभग 1000 थाना भवनों का निर्माण किया गया है। जी और जो पुराने थाना है, जैसे कोतवाली थाना है, उसका भी मरम्मती किया गया है। अब जो पुराने थाना भवन जिनका है, उनको भी एक एनेक्सी भवन, एक दूसरा भवन बनाने के लिए सरकार प्रयास। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि थाने में सिपाहियों की संख्या कम होती है। 112 है, लेकिन वहाँ सिपाही नहीं अवेलेबल होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है उस वक्त वो नहीं पहुँच पाते हैं, वारदात हो जाती है। कई दफ़ा लोगों का ये भी कहना होता है कि हम कई दफ़ा कॉल कर रहे हैं थाने से, हमारे पास गाड़ी नहीं आई। जब मैं रिपोर्टिंग में जाती हूँ वो अपनी बातें रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाहियों की बहाली होनी चाहिए, या जो दरोगा हैं उनकी भी बहाली होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल की संख्या बढ़े? इस पे आप क्या कहेंगे? हाल के बरसों में हमारे स्वीकृत संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है। 5 गुना? यस, अभी हम 2,29,000 पे हैं। 14 करोड़ की आबादी है। 14 करोड़ की आबादी पर अभी हमारा स्वीकृत बल 2,29,000 है और उपलब्ध बल हम करीब 1,30,000 के लगभग है जी। और इसमें लगातार वृद्धि। अभी 20,000 सिपाहियों की नियुक्ति चल रही है, 5 चरण की परीक्षा हो चुकी है, 1 चरण बचा हुआ है। तो लगातार नियुक्तियां हो रही है। आप देखेंगे तो इधर इसी वर्ष में हम करीब 41,000 सिपाही, अभी 22,000 का ट्रेनिंग चल रहा है और 20,000 जो अभी चल रहा है नियुक्ति, वो फिर हमें मिल जाएंगे तो उनको भी हम ट्रेन कराएंगे। इसके अलावा 4,500 चालक सिपाहियों की नियुक्ति हो रही है। करीब 1,300 सब इंस्पेक्टर हमारे अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं बिहार पुलिस एकेडमी में और 1,800 दरोगा बहाली के लिए अभी प्रक्रिया चल रही है, जो शीघ्र ही विज्ञापन निकलेगा। तो ये नियुक्ति की प्रक्रिया, बिकॉज ये जो स्ट्रेंथ है ये हाल के वर्षों में हमें मिला है। अभी 1-1.5 साल पहले ही हमें 78,000 का इजाफा हुआ है स्ट्रेंथ में। तो स्ट्रेंथ जब क्रिएट होता है तो फिर उसकी नियुक्ति की कार्रवाई शुरू होती है। तो ये नियुक्तियां हो रही है। हमें हमेशा एक्सपेंड करने की आवश्यकता पड़ती है, हमें विस्तार करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने एक नई सेवा हमने उपलब्ध कराई, ERSS डायल 112, 2022 में स्टार्ट हुआ। इसमें पूरे राज्य में करीब 1,800 से अधिक वाहन हैं जो डायल 112 पे इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं और ये इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है। इसमें हम 50 आदमी 25 आदमी नहीं रख सकते हैं। इसमें जो व्यवस्था की गई है कि ये थाना नहीं है, ये थाना से अलग एक पृथक व्यवस्था है, समानांतर व्यवस्था है कि यदि कोई जनता को आकस्मिकता की स्थिति पैदा होती है, उसके साथ यदि किसी प्रकार की पीड़ाग्रस्त स्थिति में वो आ जाता है तो डायल 112 से वो अनुरोध कर सकता है और डायल 112 जल्द से जल्द, अभी हमारा टाइम 15 मिनट है एवरेज पूरे स्टेट का, 15 मिनट में सूचना मिलने के बाद हम पहुंच जाते हैं, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और हम प्रतिदिन करीब करीब 7,000 कॉल तो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन 7,000 जगहों पे हम लोग जा करके पूरा हमारा जो 1,800 व्हीकल है वो 7,000 जगहों पे ऑन एवरेज 4 से 5 प्रति व्हीकल जो आकस्मिकताएं आती हैं उसको एड्रेस कर रही है। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि ERSS की जो अवधारणा है, डायल 112 की अवधारणा है, ये इमरजेंसी रिस्पांस के लिए है, ये ऑर्गेनाइज्ड रिस्पांस के लिए नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड रिस्पांस का मतलब हो गया कि हम समस्या देखें कि समस्या कितनी बड़ी है, छोटी है, मध्यम है, बड़ी है, उसके हिसाब से हम तैयारी करके जाएं और तब उस मामले को एड्रेस करें। तो ये इमरजेंसी रिस्पांस के लिए है। इमरजेंसी रिस्पांस में आप कल्पना करिए कि कोई 100
एक पक्ष से 200 दूसरे पक्ष से आदमी किसी बात को लेकर के भिड़ंत की स्थिति में, और वहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल एक व्हीकल होती है। इसको ऐसा नहीं कि ये 5 व्हीकल एक साथ जाएगा, इसको सूचना मिलती है चल देना है इसको, तो एक व्हीकल जाती है। एक व्हीकल में 3 से 4 लोग रहते हैं, तो 3 से 4 लोग, वहाँ एक चालक रहता है जो हम उसमें नहीं गिनते हैं कि वो तो गाड़ी के साथ रहता है, वाहन के साथ रहता है, तो 2 से 3 पदाधिकारी कर्मी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में रहते हैं जिनको रिस्पांस देना है। इसमें है कि यदि किसी के साथ कोई जो महिला हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो कॉल कर सकती हैं। कोई बच्चा है यदि वो कहीं मिसिंग हो गया, उसको कहीं लग रहा है तो डायल 112 कॉल करेगा, उसको रेस्क्यू करके चिल्ड्रन होम वगैरह में पहुंचाया जा सकता है। यदि कोई कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इंजर्ड हो गया है, तो उसको हॉस्पिटल लेकर के पहुंचाती है डायल 112 की सेवा जो है वो। कहीं आग लग गई है, कहीं कोई मारपीट की छोटी सी घटना हो गई तो पुलिस पहुंचती है। अब ये इमरजेंसी रिस्पांस के लिए जाती है, ये पूरा दल बल के साथ नहीं जाते, होता ना पुलिस दल बल के साथ पहुंची, तो इमरजेंसी रिस्पांस दल बल वाली चीज़ नहीं है। ये है कि जनता को सेवा देने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में ये जाती है। तो हमने पहले भी कहा है, जनता से अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है कि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को आप, जैसे रेड क्रॉस की व्हीकल को हम मानते हैं कि वो जनता की सेवा के लिए आ रही है। युद्ध के समय भी यदि रेड क्रॉस की व्हीकल जाती है तो उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, उसको अनुमति दी जाती है जन सेवा के लिए। तो उसी तरीके से इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, वो जन सेवा के लिए है। जनता को यदि कोई घायल है तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए है, इमरजेंसी सेवा देने के लिए है, तो उसको किसी प्रकार के क्षतिग्रस्त ना करें। और जो पुलिस पदाधिकारी गए हैं उनको सहयोग करने के लिए गए, लेकिन कभी कभी उसी में से जो उपद्रवी पक्ष रहते हैं वो इस पर घातक हमला कर देते हैं, पथराव कर देते हैं। तो मेरा यह अनुरोध होगा कि ये इस तरह की घटनाओं से बचें और उसको जो अपनी उससे जो अपेक्षित सेवा है वो करने दें। अपराधियों का मनोबल, खास करके अगर देखा जाए, कल की घटना है, आपने भी सुना ही होगा कि माता पिता बाहर जा कर के अब मतलब बच्चों की परवरिश के लिए उसे नौकरी करनी पड़ती है। माँ नर्स है, पिता कहीं कॉल सेंटर में काम करते हैं, उनकी बच्ची को दिन दहाड़े घर के अंदर जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं अपराधियों का और अपराध करने वालों का मनोबल तो बढ़ा हुआ है। देखिए, इस तरह के बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। जैसे ये अभी अनुसंधान इसमें चल रहा है, जल्द ही इसके बारे में हम लोग पता लगा लेंगे कि उद्भेदन कर लेंगे कि क्या हुआ है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जड़ें जब हम अनुसंधान करते हैं तो पता चलता है कि वो परिवार के अंदर ही है। ज़्यादातर पता चलता है ज़्यादातर परिवार के अंदर ही किसी न किसी प्रकार के विवाद, किसी न किसी प्रकार की घटनाएं होती है, जिसके कारण होकर के परिवार के सदस्य ही इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। बहुत सारी घटनाएं आप हाल में देखे होंगे। मुजफ्फरपुर में पत्नी रात में चाकू मार करके अपने पति की हत्या कर दी। वकील साहब की हत्या पटना में बड़ी चर्चित हुई थी, सुल्तानगंज में। उसमें उनके जो दामाद थे, जो नहीं उस मैरिज से ये खुश नहीं थे, तो विरोध करते थे, तो इनके दामाद और सब मिल करके उनकी हत्या कर दी। मतलब अधिकतर जो संभावनाएं होती है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं समाज के अंदर, जिसमें परिवार के अंदर ही है। बहुत सारे में ओनर किलिंग के मामले आ रहे हैं, जिसमें मैरिज से परिवार संतुष्ट नहीं रहता है, आक्रोशित रहता है और वो अपनी बच्ची की हत्या कर बैठता है। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती है ना आपके लिए कि इस मन में डर कैसे लाएं, ऐसे लोगों के मन में डर कैसे डर लाने के लिए सजा सबसे बड़ा अस्त्र है जी। हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है और इसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है जी। प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 आजीवन कारावास की सजा भी हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत नगण्य थी। हम लोगों ने पिछले 5-6 महीनों के दौरान एक दो ऐसे वारदात जिसमें आजीवन कारावास की सजा हुई हो, बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाती हैं, प्रतिदिन हो रही है। प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं और हम लोग प्रेस वाला जो ग्रुप है हमारा एक, उस पर प्रतिदिन हम लोग डालते हैं और आप देखेंगे कि इसमें कल भी बहुत सारे कन्विक्शंस हुए। प्रतिदिन कन्विक्शंस हो रहे हैं, जैसे आप देखेंगे जी। हर वो व्हाट्सएप को चेक करते हैं जिसमें कोई वारदात होता है और उसको आप कहीं ना कहीं आदेश के तौर पे लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं मुख्यालय से,
यहाँ से प्रेस विज्ञप्ति में देख रही हूँ। हाँ, प्रेस में हम लोग पूरा डालते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन काफ़ी संख्या में सजा हो रही है और उसको हम लोग डालते हैं। जैसे कल ही हमें लगता है कि 20 से अधिक बलात्कार के कांडों में और इसमें हत्या के कांडों में प्रतिदिन सजाएं हो रही है। तो सजा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम डेटरेंस पैदा कर सकते हैं, पनिशमेंट पैदा कर सकते हैं। आज जो युवा है वो जानना चाहते हैं कि विनय कुमार आज डीजीपी हैं, लेकिन उस वक्त विनय कुमार क्या थे, विनय कुमार ने ये मुकाम कैसे हासिल की और क्या वो बहुत अच्छे फैमिली से थे। एक टीचर का बेटा वो किस तरीके से कहाँ पहुँचता है। एक ऐसी सोच जो आज के जनरेशन को सुननी चाहिए आपकी बात। नहीं, ये तो डेस्टिनी है कि मैं परिवार तो अच्छा ही है, चाहे जो भी परिवार है, सब परिवार अच्छे हैं। मेरे पिताजी टीचर थे, अच्छे संस्कार दिए और मैं अपने लगन के साथ मैं लगा रहा और एक से एक स्टेज पार करके और यहाँ पे आया हूँ। कुछ चीज़ों को आप उनको समझाइए जो आज रास्ते भटक जाते हैं, पढ़ाई करते हैं पर वो किसी गलत राहों पे चले जाते हैं और फिर उनका थॉट ये होता है कि कुछ नहीं, पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं, मैंने बहुत मेहनत की, नहीं हुआ। वो आप कैसे इनको समझाएंगे? नहीं, यदि सही तरीके से मेहनत करेंगे बच्चे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने स्वयं देखा है कि मैंने जिस किसी चीज़ को देखा है, जिस किसी चीज़ को लिया है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। कभी घबराहट नहीं हुई? नहीं, घबराहट कभी नहीं हुई है। जो भी समस्याएं हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा? नहीं, जो भी समस्याएं हैं उसका बड़ी सख्ती के साथ, बड़े लगन के साथ और पूरे मनोयोग के साथ मैंने आपने कहा कि आपने 10th जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़ाई? हाँ, सरकारी स्कूल से, अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से पास किया। कहाँ से? मैं वैशाली जिले का हूँ। मेरे गांव के बगल में एक हाई स्कूल है, 500 मीटर पे है, वहीं से मैंने 10th किया था, 11th किया था बल्कि। उसके बाद आपका सफ़र? उसके बाद मेरे बहुत ही बेहतरीन अंक आए थे तो मैं साइंस कॉलेज पटना में एडमिशन मेरा हुआ। उस समय साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए काफ़ी लोग लालायित रहते थे। बिल्कुल। हर ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता था लगभग उसी का एडमिशन होता, हर ज़िले से 1-2 लोगों का एडमिशन होता था। तो मैं सौभाग्यशाली था कि मैट्रिकुलेशन में मेरे बहुत ही बेहतरीन अंक आए, मैं यहाँ पे एडमिशन हुआ। और उस समय माना जाता था कि आप साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आप कुछ न कुछ बन के ही निकलेंगे। वहाँ एक बड़ा अच्छा माहौल था। मैं पहली बार ही जेई का एग्ज़ाम दिया, आईआईटी चला गया। अच्छा। फिर आईआईटी से बीटेक किया, फिर जॉब किया, फिर आईआईटी से एमटेक किया बॉम्बे से, फिर जॉब किया, फिर यूपीएससी दिया, यूपीएससी में आ गया और मैं पुलिस में हूँ। और बिहार कैडेट में आप लगातार कई वर्षों से हैं। जब से आपने डीजीपी पद को संभाला है, आपकी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं और आप बिहार को क्या देने जा रहे हैं? बिहार वासियों का दिल कैसे जीत रहे? जिस तरीके से देखा जाए, कहते हैं कि मैत्रिक संबंध, उसको आप किस तरीके से देखेंगे? मैं देखती हूँ कि आप लगातार जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन यही काम आपके नीचे के जो पदाधिकारी है वो उसको फॉलो नहीं करते। क्यों? कहीं वो कम्युनिकेशन गैप तो नहीं? नहीं, नीचे के पदाधिकारी भी कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल के दिनों में जो जितने सारे कांड हुए हैं, कोई कहीं पे भी हो, पटना का हो, बाहर का हो, हम लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर में अपराधियों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, डिटेक्ट किया है, साक्ष्य संग्रहित किया है। अभी एक आरा में 2-3 महीने पहले एक तनिष्क लूट कांड हुआ था जी। उसमें करीब 2 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। पूरे देश भर में वो गैंग फैला हुआ था। पूरे गैंग को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर से 1-2 अपराधी आए, चंडीगढ़ से पकड़े गए, बिहार के विभिन्न जिलों से पकड़े गए और उसमें हम लोगों ने ट्रायल भी शुरू करा दिया है और पूरी सामग्री जो लूटी गई थी सभी बरामद हुई। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यस,
पूरी की पूरी सामग्री बरामद हुई है, जगह जगह से दर्जनों 2 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। उस केस का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल भी शुरू कर दिया, 3 महीने के अंदर में ट्रायल शुरू हो गया है। वो इंटर स्टेट गैंग है। इस तरह के बहुत सारे अपराधी पकड़े गए हैं, प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं, इनामी अपराधी पकड़े जा रहे हैं प्रतिदिन। और हमारे जो अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जन अपेक्षा है वो काफ़ी हाई रहती है। पुलिस हाई रहती, जन अपेक्षा काफ़ी हाई रहती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जन अपेक्षाओं के संदर्भ में खड़ा उतरें। हम लोगों का एक पुलिस विभाग है जिसमें घंटे के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाती है कि 12 घंटे हो गए अभी तक नहीं केस का उद्भेदन हुआ, 24 घंटे हो गए नहीं हुआ। तो हम लोग घंटे घंटे के हिसाब से अकाउंटेबल हैं। और हमारी पुलिस, चाहे पटना की पुलिस हो या अन्य ज़िलों की पुलिस हो, कोई भी कांड हुआ है रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने उद्भेदन किया है। हम चार्जशीट कर रहे हैं, हम ट्रायल्स पे पूरा जोर दे रहे हैं। आज भी मैं अभी आपसे संवाद करने के पूर्व में ट्रायल्स का ही रिव्यू कर रहा था। मुजफ्फरपुर के डीआईजी और सारण के डीआईजी पूरे डिटेल्स के साथ आए हुए थे। मैं ट्रायल्स रिव्यू कर रहा हूँ, हमारे डीआईजी रिव्यू कर रहे हैं, हमारे एसपी रिव्यू कर रहे हैं। और सज़ा अधिक से अधिक हो। हमारी जो जिम्मेवारी है गवाहों को न्यायालय तक पहुँचाना और उनकी गवाही कराना, पुलिस पदाधिकारियों को न्यायालय तक पहुँचाना। अगर वो नहीं पहुँचाते हैं वहाँ, मैंने एक आर्टिकल में देखा कि आपने अपने ही पदाधिकारियों पर गाज गिरा दिया कि वो अगर गवाह को सही न्यायालय तक नहीं पहुंचाएंगे तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी। कार्रवाइयाँ हो रही है और इसका नतीजा हुआ उनके वेतन बंद किए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। तो इस वर्ष जो गवाहों की संख्या जो न्यायालय में उपस्थित हुए हैं वो पिछले वर्ष की यदि सेम कालखंड में जनवरी से जून तक जितने गवाह उपस्थित हुए हैं न्यायालय में, वो पिछले साल के पूरे गवाह से अधिक है। तो 2 गुना से अधिक गवाह हमारे न्यायालय में उपस्थित हुए हैं इस साल। और इसका नतीजा अब आना शुरू हुआ है कि अब कन्विक्शन में बढ़ोतरी हुई है। प्रतिदिन हम कम से कम 20 से 25 गंभीर कांडों में आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त कर पा रहे हैं न्यायालय से। न्यायालय को जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे, गवाहों को नहीं ले जाएंगे, प्रदर्शन को नहीं उपस्थापित करेंगे, तो न्यायालय नहीं सज़ा दे सकती है। पछतावा कभी होता है, कभी कोई अपराधी छूट गया तो आपको वो पछतावा होता है कि कहीं ना कहीं ये अपराधी था लेकिन ये छूट गया? नहीं, हम लोग हर तरह के कदम उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि अपराधी छूट नहीं पाए। लेकिन उसके बाद भी यदि साक्ष्य संकलन उतना बड़ा जटिल कार्य है, एविडेंस कलेक्शन बहुत ही जटिल कार्य है। कोई एविडेंस देना नहीं चाहता है, कोई गवाह बनना नहीं चाहता है। टू बी फ्रैंक, यदि कहीं कोई घटना हो जाती है तो लोग वहाँ पर यदि आंखों से देखा है तो फिर भी वो नहीं बनना चाहते हैं, न्यायालय में नहीं आना चाहते हैं। और खासकर जो ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो और भी नहीं इस दायरे में पढ़ना चाहते, वो और दूर रहना चाहते हैं इस तरह के कांडों से। लेकिन व्यवस्था वही है कि जो आई विटनेसेस है उसकी महत्ता है, हमें आई विटनेसेस की ज़रूरत है, हमें टेक्निकल एविडेंस की ज़रूरत है। तो हम आज के दिन टेक्निकल एविडेंस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अभी करीब 350 सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग बगल में चल रही है। जी, आपने कहा वहाँ पे आप देख भी सकते हैं जाकर के। उसमें मैंने अभी करीब 1-1.5 घंटे उनका उद्बोधन किया है कि कैसे अनुसंधान मैं जाऊँगी, मैं देखूंगी। तो उनकी जो अनुसंधान कुशलता है उसको बढ़ावा देने, उसमें बढ़ोतरी लाने का हम प्रयास करें। तीसरा सत्र चल रहा है। करीब 1000 सब इंस्पेक्टर को हम लोगों ने इधर 3 महीने के दौरान 12 दिन का प्रशिक्षण करा रहे हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा अनुसंधान कर सकें। डीआईजी भी अपने रेंज में उनको अनुसंधान कौशल बढ़ा रहे हैं। और हमारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो एफएसएल है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, इसमें काफ़ी विस्तार हुआ है इधर 10 वर्षों में। पहले पटना में ही एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला था, उसके बाद 3 और विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ अभी कार्यरत हैं, मुजफ्फरपुर, राजगीर और भागलपुर में। और 8 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का बिल्डिंग बन गया है, मैन पावर और इक्विपमेंट लगा करके 1-2 वर्षों के दौरान उन्हें चालू करा दिया जाएगा। इसके अलावे हम यहाँ पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस स्थापित कर रहे हैं हिंदी भवन में। अच्छा। अभी इसमें एमओयू साइन हो गया है 2 दिन पहले। गुजरात के जो एनएफएसयू है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उनके डायरेक्टर यहाँ पे आए थे, एमओयू साइन हो गया है।
तो हमारा यहाँ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस भी शीघ्र ही यहाँ फंक्शनल हो जाएगा। साइबर लैब राजगीर और पटना में NFSU की मदद से हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका भी MOU साइन हो गया है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी विस्तार हो रहा है। इसका हमारे अनुसंधान पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और सज़ा में भी वैज्ञानिक अनुसंधान को ज़्यादा महत्व न्यायालय द्वारा दिया जाता है, तो उसमें भी हमें होगी। तो ये सभी प्रोसेसेस एक साथ चल रही है। DGP बिहार विनय कुमार जी, आप कितने घंटे सोते हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। कार्य जिस तरह के रहते हैं तो उसके अनुसार हम लोग पुलिस, आप देखते हैं कि आप जानते हैं कि पुलिस 24/7 कार्य करती, 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं आप। हमारे एक्ट में ही है, रूल्स में ही है कि पुलिस 24 घंटे कार्यरत है। और मेरी नज़र में अगर कोई ऐसे केस हैं जो फर्जी है, अगर मैं आपको संज्ञान में दूं तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? एकदम कार्रवाई हो रही है। जनता दरबार में भी बहुत सारे कांड ऐसे आए हैं जो फर्जी कांड हैं। उस पर जैसे मैंने आपको रक्सौल जो इसमें DSP सस्पेंड हुआ है, जो बिजनेसमैन पे जो कांड हुआ वो फर्जी था। जो उसके अकाउंटेंट थे उसने उसका पैसा साइफन ऑफ किया था और उसके अपहरण का कांड दर्ज हुआ, तो वो झूठा कांड था, वो झूठा होगा, और जो इनके पैसे लिए थे वो कांड सही होगा। अच्छा, एक और एक गंभीर सवाल है और मैं चाहती हूँ कि वो उसका जवाब आप दें। बहुत लोगों का कहना है कि दारू बालू इन सबों से थाना प्रभारी को फुर्सत नहीं मिलता, उनकी संलिप्तता रहती है और क्राइम पे उनका नज़र नहीं रहता है। तो कई दफ़ा देखा भी गया है कि दारू वालू वाली जैसी घटनाओं को लेकर के ट्रिपल मर्डर हो जाती है। तो इस पे क्या, जब इनके विभाग हैं तो क्या पुलिस को भी अधिकार है कि वो दारू बालू को रोके, गाड़ियों को रोके, और लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं वो छूटता जा रहा है? ऐसा कुछ महसूस नहीं होता आपको और उस पर कोई काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पुलिस की जिम्मेवारियां बहुत विराट हैं जी। आपका कहना सही है कि दारू के लिए उत्पाद विभाग एक सृजित है जी। बालू के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट कार्यरत है जी। लेकिन पुलिस जब संज्ञेय अपराध दर्ज हो जाते हैं, कोई भी FIR दर्ज हो जाता है, दारू से संबंधित हो या इलीगल माइनिंग से संबंधित हो, तो उसमें पुलिस का जुरिस्डिक्शन बन जाता है और हम उसमें अनुसंधान प्रारंभ कर देते हैं। तो जब से प्रोहिबिशन लगा है, मद्य निषेध की घोषणा की गई है, तब से पुलिस की जिम्मेवारियां और बढ़ गई हैं, चूँकि उसको क्रियान्वित करने की एक बहुत बड़ी महती जिम्मेवारी पुलिस को दी गई है और प्रति वर्ष लगभग 70 से 80 हज़ार केस दर्ज हो रहे हैं। लाखों लाख लीटर अवैध शराब जब्त हो रही है। पुलिस लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो देसी दारू के उत्पाद हो रहे हैं उस पर हज़ारों हज़ार लीटर, हज़ारों हज़ार व्यक्तियों को गिरफ्तार की जा रही है, उनको न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। उसी प्रकार माइनिंग में भी आप देखेंगे तो हज़ारों केस दर्ज हो रहे हैं प्रति वर्ष। एक एक ज़िले में 500-700 केस दर्ज हो रहे हैं। इलीगल माइनिंग में जिस प्रकार की समस्या है उसमें जब केस दर्ज होते हैं तो हम जब्त भी करते हैं। जो अवैध रूप से बगैर परमिट का अनऑथोराइज रूप से जो खनन करके और बालू ले जाते हैं, हम उसको जब्त करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो ये सभी प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे उत्पाद से संबंधित हो, अवैध खनन से संबंधित हो, उन सभी में ये जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, सड़क पे दुर्घटना हो जाती है तो हम केस दर्ज करके अनुसंधान करने के लिए वहाँ जाते हैं। जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए जाते हैं। सड़क के लिए अलग विभाग है, RCD विभाग है, वाहन के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग है। लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है तो हम सड़क पे वो घटनास्थल पे जाते हैं, वहाँ पर केस दर्ज करते हैं, केस दर्ज कर अनुसंधान करते हैं कि किसकी गलती है, घायल को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। तो वहाँ पर मल्टी स्टेक होल्डर की स्थिति बनती है कि रोड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, पुलिस भी है, बहुत सारे विभाग उसमें आ जाते हैं। जनता मोटर व्हीकल एक्ट जो रूल्स है उसका वायलेशन करती है, वायलेशन के कारण दुर्घटना होती है, तो वहाँ पर हम अनुसंधान करते हैं कि किसकी गलती है क्या। तो वहाँ पे भी हम
केस दर्ज करके और अनुसंधान शुरू करते हैं। तो चाहे किसी भी विभाग का हो, यदि अपराध के रूप में वह गतिविधि परिभाषित है तो वहाँ पर केस दर्ज करते हैं, हम लोग अनुसंधान करना प्रारंभ कर देते हैं। राजस्व से ही संबंधित यदि कोई फर्जी कागजात कोई तैयार कर रहा है, फर्जी कागजात बना करके जमीन हड़प कर रहा है, तो उसमें भी फिर हम एफआईआर दर्ज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो पुलिस विभाग मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं विभागों का विभाग है। इसमें हर विभाग की जो समस्याएं हैं, जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, यदि गड़बड़ कहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग की भूमिका आ जाती है। कांड दर्ज करने के बाद हम लोग विनय कुमार जी को गुस्सा आता है क्या? ये पुलिस विभाग में तो गुस्सा कभी कभी आता है, लेकिन हम लोग को प्रशिक्षित किया जाता है कि गुस्सा क्षणिक हो और फिर आप तुरंत नॉर्मल हो जाएं। मतलब पुलिस की जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसमें यह सिखाया जाता है कि आप यदि गुस्से की स्थिति आई तो गुस्सा भी करें अपने अधीनस्थों पे, और यदि उनको मोहब्बत दर्शाना है तो मोहब्बत भी दर्शाएं। जो गड़बड़ करने वाले हैं उन पे गुस्सा भी करें, उस पर आप अपने आक्रोश भी व्यक्त करें, लेकिन जो अच्छा कार्य करते हैं उनके प्रति स्नेह भी प्रदर्शित करें। तो ये दोनों ही है, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। आपकी फिटनेस का राज क्या है? बस लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, और जब कुछ समय मिलता है तो कुछ संगीत, कभी थोड़ा योगा कर लेते हैं। अच्छा। संगीत सुनने की मुझे रुचि है, लेकिन अभी तो संगीत सुनने का हमें वक्त ही नहीं मिल पाता है। मतलब आप मैं देख रही थी कि आप कंटिन्यू जगते हो, 2 से 3 घंटा आपने कहा कि मैं सोता हूँ, तो सबसे बड़ा कभी चिड़चिड़ापन नहीं हो? मैं 2-3 घंटे सोता हूँ, जबकि सही नींद 6 घंटे की होनी चाहिए, तो आप 2-3 घंटों के बाद इतना फ्रेश कैसे होते हैं? नहीं, 2-3 तो नहीं, 3 से ज़्यादा ही हो जाता है। 5-1 घंटे तो हो ही जाते हैं। तो 2 से 6:30-7 तक 5 घंटे हो ही जाते हैं। अच्छा, हो जाते हैं। हाँ, तो लेकिन उस दौरान भी किसी का कॉल आ जाता है तो आप उसको रिसीव कर लेते हैं? नहीं, रात्रि में मैं कॉल उठाता हूँ। रात्रि में, चूंकि रात्रि में मैं समझता हूँ कि यदि हो सकता है कि कोई नहीं उठाया हो, तभी हमारे पास, जैसे कई बार होता है कि थाना नहीं उठा रहा है, एसपी नहीं उठा रहे हैं, तब हम आपको लगा रहे थे, हम उठा लेते हैं फोन। आप फोन उठा लेते हैं? यस। कितने भी नींद में रहोगे आप फोन उठा लोगे? एकदम उठा लेते हैं। मैं चेक करूंगी। हाँ, चेक करिए। हाँ, थोड़ा आपका नंबर तो सेव्ड है इसलिए जरूर उठेगा। कुछ अननोन नंबर्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते रहते हैं, तरह तरह के कॉल्स आते रहते हैं, उससे भी आपको तो उसमें जैसे सेव्ड नहीं है तो उसको अवॉइड करते हैं, बहुत सारे कॉल्स को। जैसे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हेल्प मी सर प्लीज, तो उसको सीन करते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली व्हाट्सएप मैसेज मैं 100% देखता हूँ। देखते हैं? यस। और कई दफ़ा अगर मैं कहूँ, अभी आप जनता दरबार जाएंगे, मुझे जहाँ तक पता है कि अभी जनता दरबार की ओर रुख करेंगे। बिहार में सिर्फ आप, जब से आपका कार्यकाल हमने देखा, महसूस किया कि आप जनता दरबार लगाते हैं, और एक बार मैं आई थी, मैंने देखा भी, बहुत शांत स्वभाव से सुनते हैं। क्या खासियत है आप में? नहीं, सुन करके जब समस्या को समझेंगे तभी हम उसको निराकरण कर सकते हैं। और प्रतिदिन मुझे बड़ी संतुष्टि होती है कि कम से कम 2-4 इस तरह के मामले जिसमें गड़बड़ी हो रही थी उसको मैं करेक्ट कर पाया, सही कर पाया। जैसे मैं बताऊं कि जो पिछले दिन जी। जो जनता दरबार था, कल तो मैं व्यस्त था, कुछ मीटिंग्स थी, कभी एक डीजी रैंक के पदाधिकारी रिटायर हो रहे थे, उनका परेड वगैरह था और था, तो मैं कल अपने एक एडिशनल डीजी रैंक के पदाधिकारी को बोला था। परसों मैंने जनता दरबार अटेंड किया था, उसमें कई मामले आए। एक मामला आया कि एक व्यक्ति को के साथ गंभीर जख्म है, डीएमसीएच बोल रहा है कि गंभीर जख्म है, लेकिन पुलिस के द्वारा उसमें यथोचित कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पुलिस कार्रवाई जो होनी चाहिए उस तरह के नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरत रही है। तो मैंने उसमें पूरे जांच के आदेश डीआईजी को दिए हैं, और मैंने वो बताया है कि उसमें डीएसपी से लेकर के और एसएचओ तक, आईओ तक सब पे कार्रवाई कीजिए। उसमें क्लियरली दिख रहा है कि गड़बड़ी कर रहे हैं। तो प्रतिदिन यदि मैं 2 से 4 इस तरह के मामलों में सही निर्णय दे पाता हूँ, सही न्याय दे पाता हूँ, तो ये बड़ा संतुष्टि का विषय है। संतुष्टि होती है। खाने में क्या पसंद है? खाने में हमारा कोई चॉइस नहीं, बड़ा सिंपल खाता हूँ, एकदम हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ।
वेजिटेरियन है? यस, हार्डकोर वेजिटेरियन। मैंने कभी कोई टच ही नहीं किया। कभी नहीं किया? कभी नहीं, नेवर। लोग कहते हैं मेरा पूरा परिवार ही वेजिटेरियन है। अच्छा, इस वजह से आप वेजिटेरियन रह गए? वैसे भी रुचि नहीं है, हम तो कभी देखा ही नहीं। कभी परिवार पार्टी में कोई वगैरह में खाया ही जाते नहीं। हैं तो क्या लगता है कि अच्छा ये हाँ तो नॉन वेज है, फिर आपको मुश्किलें? नहीं, वेज के तो होती? मिल ही जाता है, मतलब हार्डकोर वेजिटेरियन है। अच्छा, तभी आप इतने फिट हैं। नहीं, नॉन वेजिटेरियन भी फिट रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता को और अपने थाना प्रभारी को इस माध्यम से? जनता से मेरा अपील यही है कि हम जनता के लिए ही कार्य कर रहे हैं, एक हिस्सा हैं और जन सेवा के लिए ही हम बने हैं। त्रुटियां हो सकती है किसी न किसी स्तर पे, उसको करेक्ट करने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं और करते भी हैं। लेकिन पुलिस जब भी जाती है, यदि पुलिस गड़बड़ी कर रही है तो एक प्रतिरोध व्यक्त करें, लेकिन हिंसा का माध्यम सही नहीं है। यदि आपकी मदद के लिए जा रहा है, पुलिस जान नहीं रही है, किसी पक्ष को नहीं जान रही है, दो पक्ष उलझे हुए हैं, वहाँ पर यदि बगैर कोई बैकग्राउंड का पुलिस पर हमला हो जाता है, और पुलिस जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था जनसेवा के लिए बनाई गई है और कम संख्या में लोग जाएंगे इसमें हम 100 की संख्या में नहीं जा सकते। और अपने थाना इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को आप बड़े ही पवित्र एक सेवा के रूप में लें, उस पर किसी प्रकार की आँच ना आने दें, और 15 मिनट में पहुँच करके आपको सेवा प्रदान कर रही है। और पुलिस में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर है। थाना प्रभारी के लिए कुछ संदेश दे दीजिए। थाना प्रभारी के लिए मैं अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर के लिए मैंने सबको उद्बोधन किया है कि सही ढंग से कार्य करें। और आज ही मैंने जो अभी सब इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण हो रहा है उसमें मैंने बताया कि एक लेडी सब इंस्पेक्टर अभी रिश्वत लेते पकड़ी गई, समस्तीपुर महिला थाना अध्यक्ष। तो मैंने उनमें महिलाएं भी काफ़ी हैं, मैंने उनको कहा कि आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या उनके परिवार को कैसा लगा होगा। बड़े हर्ष का माहौल रहा होगा जब वो सब इंस्पेक्टर में आई होंगी। लेकिन 60,000 70,000 तनख्वाह आपको मिल रहा है, फिर भी आपके साथ कई लाख व्यक्ति पार्टिसिपेट किए, जिसमें से चंद संख्या में आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, लाखों लोग पीछे रह गए जो अभी रोड पे हैं। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप आ गए। इसके बाद आपको 70,000 80,000 रुपया मिल रहा है, उसमें आपको संतुष्ट होना चाहिए। आप 10,000 20,000 के लिए आप लालच में पड़ जा रहे हैं और वर्दी के साथ आप गिरफ्तार हो रहे, अच्छी स्थिति नहीं है। तो हमें सभी ने आश्वासन दिया है कि सर हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पुलिस को रिस्पॉन्सिव और जवाबदेह बनाएं और शिकायतें कम से कम हों। कभी कभी उठ के विनय कुमार जी को नहीं लगता है कि हमें थाना का निरीक्षण कर लेना चाहिए? मैंने काफ़ी थानों का निरीक्षण किया। मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन इस सप्ताह में मैं 2 दिन लगातार पेट्रोलिंग पे निकला हूँ। मैं भी देखूंगी। मैं 2 दिन पेट्रोलिंग पे निकला हूँ। एक दिन मैं पूरे शहर के बाद फिर जो है नया कच्ची दरगाह रोड बना है उस पे गया जी। फिर वो राघोपुर में नीचे उतरा, वहाँ पे पूरी पेट्रोलिंग की व्यवस्था चेक की। मैं डीजीपी का चार्ज लेते ही करीब आधा दर्जन थानों का भ्रमण किया था, जानीपुर सोनपुर वगैरह थानों का भ्रमण करके वहाँ की स्थिति की जानकारी ली। और उसके बाद भी लगातार मैं रिव्यू कर रहा हूँ थानों के कार्यप्रणाली को, गश्ती व्यवस्था को, सबको। ये थे डीजीपी महोदय विनय कुमार। अपने व्यस्तम कार्यों के बाद भी देशवा न्यूज़ पे अपना एक बहुमूल्य समय देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो